हमारी इस खास लर्निंग सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कदम रख रहे हैं फेज 2 ज्योमेट्री और मेजरमेंट की गहराइयों में, जो हमारे आसपास के स्पेस और गणितीय आकारों को समझने की सबसे अहम नींव है। तो आज हमारे सामने ज्यामिति और त्रिकोणमिति पर कुछ नोट्स हैं। देखने में तो ये किसी कोर्स के वीक 3 और 4 की आउटलाइन जैसे लगते हैं। काफी सीधे साधे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है। बिल्कुल, पहली नजर में ये सिर्फ मैथ्स के कुछ टॉपिक्स की एक लिस्ट लगती है, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप, साइन, कोसाइन, सर्कल्स, पर असल में ये एक पूरी यात्रा है। ये इस बारे में है कि इंसानों ने स्पेस, मूवमेंट और हमारे आसपास की दुनिया के पैटर्न्स को समझने के लिए एक भाषा कैसे बनाई। और आज हमारा मिशन भी यही है। हम इन नोट्स के पीछे की कहानी को सामने लाएंगे। ये देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापने से शुरू करके ग्रहों के रास्ते को मैप करने तक पहुंचते हैं। सही कहा। और कैसे सीधी लाइनों की समझ हमें घुमावदार और दोहराव वाली दुनिया को समझने में मदद करती है। ये आउटलाइन दिखाती है कि कैसे गणित अपने ही औजारों पर और शक्तिशाली औजार बनाता है। हम देखेंगे कि ये सिर्फ अलग-अलग चैप्टर्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। ये ज्यामिति को अलजेब्रा से जोड़ने की कहानी है, एक ऐसा कनेक्शन जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। नोट्स की शुरुआत होती है कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें 3 चीजें मेंशन्ड हैं: डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एक लाइन का स्लोप। ये तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी मैप पर हर चीज को एक पिन पॉइंट एड्रेस दे रहे हैं। बहुत अच्छा एनालॉजी है, ये बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात डिस्टेंस फॉर्मूला से शुरू होती है। ये कोई नया या जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये असल में पाइथागोरस प्रमेय का ही एक नया रूप है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि स्कूल में जो हम रटते थे a² + b² = c², वो असल में सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक तरीका है। ये तो कभी किसी ने ऐसे नहीं बताया। वो तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता था। हाँ, और यही तो इसका कमाल है। पाइथागोरस प्रमेय एक राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करता है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच एक काल्पनिक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। उनकी x पोजीशन का अंतर एक साइड बन जाता है और y पोजीशन का अंतर दूसरी साइड, और उनके बीच की सीधी दूरी हाइपोटेन्यूज बन जाती है। एग्जैक्टली। तो इस एक आइडिया ने उस पुराने प्रमेय को एक यूनिवर्सल टूल में बदल दिया। अब आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी नाप सकते हैं, बशर्त ये है कि हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स हों। वाह, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आया, पर इस लिस्ट में एक और चीज है, सेक्शन फॉर्मूला। सच कहूं तो ये स्कूल के बाद मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये वाकई में इतना जरूरी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन ये पर्दे के पीछे बहुत काम करता है। इसे ऐसे सोचिए कि ये कोऑर्डिनेट्स का एक वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज? हाँ, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स के बीच एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो पहले वाले के ज्यादा करीब हो, तो आप पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ज्यादा वजन देते हैं। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में सोचिए, जब स्क्रीन पर एक रंग, मान लीजिए लाल, धीरे धीरे नीले में बदलता है, तो बीच के हर पिक्सल का रंग क्या होगा? वो सेक्शन फॉर्मूला तय करता है। ये लाल और नीले रंग के कोड्स का वेटेड एवरेज निकालकर बीच के सारे शेड्स बनाता है। अच्छा, यही चीज एनिमेशन में एक ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट्स के बीच स्मूथली मूव कराने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है, बस ये अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। समझ गई, मतलब ये स्मूथ ट्रांजिशन और डिवीजन का टूल है। और तीसरा पॉइंट है स्लोप। मुझे याद है स्कूल में इसे राइज ओवर रन कहते थे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। राइज ओवर रन तो बस शुरुआत है। स्लोप असल में बदलाव की भाषा है। ये हमें बताता है कि एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले कितनी तेजी से बदल रही है। ये सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई नहीं नापता, ये भी बताता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ रहा है या कोई गाड़ी कितनी तेजी से स्पीड पकड़ रही है। मतलब ये रेट ऑफ चेंज है। एग्जैक्टली। और यहीं से कैलकुलस की दुनिया का दरवाजा खुलता है, जिसका पूरा फोकस रेट ऑफ चेंज को समझने पर ही है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये छोटा सा आइडिया, स्लोप, गणित की सबसे शक्तिशाली शाखाओं में से एक की नींव रखता है। तो अब तक हमने क्या किया? हमने स्पेस को समझने के लिए एक ग्रिड बनाया, पॉइंट्स को एड्रेस दिए, उनके बीच की दूरी नापना सीखा और उनके बीच के रास्ते के झुकाव को समझना सीखा।
हमने अपनी बिल्डिंग की नींव डाल दी है। ठीक है, तो नींव तो मजबूत लग रही है। सीधी लाइनों और उनके ढलान को समझना तो एक बात हुई, लेकिन दुनिया तो सीधी रेखाओं में नहीं चलती। हमारी सांस, घड़ी की सुई, मौसम, सब कुछ एक साइकिल में घूमता है। मुझे लगता है नोट्स का अगला हिस्सा त्रिकोणमिति इसी पजल को सॉल्व करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। सीधी लाइनों की दुनिया से हम अब साइकिल्स और वेव्स की दुनिया में जा रहे हैं। त्रिकोणमिति अपने दिल में सर्कल्स और ट्रायंगल्स के रिश्ते की कहानी है, लेकिन इसकी असली ताकत आवधिकता या पीरियोडिसिटी शब्द में छुपी है। पीरियोडिसिटी? हाँ, कोई भी चीज जो खुद को दोहराती है। एक पेंडुलम का झूलना, गिटार की तार के वाइब्रेशन, हमारे दिल की धड़कन की ईसीजी रिपोर्ट या हमारे घरों में आने वाला एसी करंट, ये सब चक्रीय घटनाएं हैं। और त्रिकोणमितीय फलन, साइन और कोसाइन, इन्हीं साइकिल्स को मैथ की भाषा में लिखते हैं। ठीक। साइन और कोसाइन इन दोहराव वाले पैटर्न्स को पकड़ने और उनका वर्णन करने के लिए परफेक्ट टूल्स हैं। हाँ। वे आकृतियों की स्थिर दुनिया को उस गतिशील दोहराव वाली दुनिया से जोड़ते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। साइन वेव प्रकृति का सिग्नेचर पैटर्न है जो आपको साउंड से लेकर लाइट तक हर जगह मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें स्पेस में चीजों का पता लगाने देती है और त्रिकोणमिति हमें समय के साथ उनके साइक्लिकल बर्ताव को समझने देती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, जब हम स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वो हमेशा त्रिभुज के एंगल्स और साइड्स के बारे में होता है। साइन, कोस, टैन, ऑपोजिट, ओवर, हाइपोटेन्यूज और ये सब। इसे एक वेव से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। ये करेक्शन असल में बनता कैसे है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। कल्पना कीजिए कि एक पहिया घूम रहा है और उसके किनारे पर एक पॉइंट है। जैसे जैसे पहिया घूमता है वो पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है ना? हाँ, होता है। अगर आप सिर्फ उस पॉइंट की ऊंचाई को समय के साथ एक ग्राफ पर बनाएं, हाँ। तो आपको एक परफेक्ट साइन वेव मिलेगी। अच्छा। पहिया जब सबसे ऊपर होता है, हाँ। तो वेव अपनी चोटी पर होती है। हाँ। जब पहिया सबसे नीचे होता है तो वेव अपने सबसे निचले पॉइंट पर होती है। वाह। तो एक सर्कल का घूमना और एक वेव का ऊपर नीचे होना गणित की नजर से एक ही चीज है। इसी कनेक्शन से हम ट्रायंगल्स के रेशियोज से वेव्स को समझने लगते हैं। ये कमाल का है। मतलब एक घूमते हुए पहिए की परछाई एक वेव बनाती है। और नोट्स में सर्वसमीकाओं या आइडेंटिटीज का भी जिक्र है। वो इस कहानी में कहाँ फिट होती हैं? अगर त्रिकोणमिति एक भाषा है तो आइडेंटिटीज उसके ग्रामर के नियम है। ग्रामर के नियम? हाँ, ये ऐसे समीकरण हैं जो हमेशा सच होते हैं, चाहे एंगल कोई भी हो। ये इस भाषा के चीट कोड्स की तरह हैं। ये हमें बहुत मुश्किल दिखने वाले ट्रिक एक्सप्रेशंस को चुटकियों में सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। एक साउंड इंजीनियर के लिए ये नॉइस कैंसिल करने या आवाज को मॉडिफाई करने के लिए जरूरी हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये एसी सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ अकाडेमिक नियम नहीं है, ये असली दुनिया में काम आने वाले सुपर टूल्स हैं। तो हम एक स्थिर ग्रिड से आगे बढ़कर अब मूवमेंट और वाइब्रेशन को समझने लगे हैं। नींव के ऊपर अब हमने ढांचा खड़ा कर दिया है। नोट्स का अंतिम भाग सर्कल्स और शंकव या कॉनिक्स के बारे में है। शंकव शब्द सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है, लेकिन ये हमारे चारों ओर है ना? बिल्कुल। और यहाँ हम फिर से ज्यामिति और अलजेब्रा को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। एक सर्कल का समीकरण क्या है? ये बस एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है जो एक ज्यामितीय आकार का वर्णन करता है। एक फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से बराबर दूरी पर मौजूद सभी पॉइंट्स का सेट। और ये शंकव या कॉनिक सेक्शंस क्या बला है? ये शब्द सुनने में जितना मुश्किल है, आइडिया उतना ही सरल है। आप एक आइसक्रीम कोन लीजिए। अगर आप उसे एक चाकू से सीधा काटते हैं तो आपको एक सर्कल मिलता है। ठीक है। अगर आप उसे थोड़ा तिरछा काटते हैं तो आपको एक अंडाकार शेप मिलता है। उसे दीर्घवृत्त या इलिप्स कहते हैं। अगर आप उसे किनारे से काटते हैं तो आपको एक यू शेप मिलता है। वो परवलय या पैराबोला है। और अगर आप उसे सीधा खड़ा काटते हैं तो आपको दो अलग अलग कर्व्स मिलते हैं। वो अति परवलय या हाइपरबोला है। ये चारों आकृतियां ही कोनिक सेक्शन हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ कोन को काटने से बनी आकृतियां ही तो हैं। क्योंकि पता चला कि ब्रह्मांड इन्हीं आकृतियों में बात करता है। अच्छा। जब आप कोई भी गेंद फेंकती हैं, एक क्रिकेट बॉल, एक बास्केटबॉल, गुरुत्वाकर्षण उसे जिस रास्ते पर खींचता है वो एक परफेक्ट पैराबोला है। आपके घर की डिश टीवी का एंटीना एक पैराबोला के आकार का होता है ताकि वो सिग्नल को एक पॉइंट पर फोकस कर सके। तो मतलब बचपन में जो हम सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गोल गोल ऑर्बिट बनाते थे वो सब झूठ था? झूठ नहीं, बस एक सुविधाजनक सरलीकरण कह सकते हैं।
असलियत थोड़ी और चपटी है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं बल्कि दीर्घवृत्त यानी एलिप्सिस होती हैं और सूरज उसके एक फोकस पर होता है। और हाइपोबोला वो कहाँ देखने को मिलता है? कुछ धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का रास्ता हाइपरबोला होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि वो हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से आते हैं, सूरज का एक चक्कर लगाते हैं और फिर ग्रेविटी के स्लिंगशॉट से वापस गहरे अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं, कभी वापस ना आने के लिए। वाह! तो ये आकृतियां सिर्फ गणित की किताबों में नहीं हैं, ये ब्रह्मांड का आर्किटेक्चर है और नोट्स में दिए गए मानक समीकरण इन आकृतियों के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। नोट्स में एक आखिरी चीज का जिक्र है, स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट्स। एक लाइन जो सर्कल को बस छूकर निकल जाए, तो क्या इसका क्या महत्व है? ये तो क्या बहुत बड़ा है। ये कैलकुलस की दुनिया में एक और पुल है। एक टैंजेंट हमें किसी भी घुमावदार रास्ते पर किसी भी एक पल में गति की दिशा बताती है। सोचिए, एक ग्रह अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। किसी भी एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी किस दिशा में होगी? वो उस पॉइंट पर ऑर्बिट के टैंजेंट की दिशा में होगी। कार रेसिंग में ड्राइवर को किसी भी मोड़ पर कार को टैंजेंट की दिशा में ही रखना होता है ताकि वो फिसले नहीं। अच्छा, तो ये एक पल के स्नैपशॉट जैसा है जो हमें एक बदलते हुए सिस्टम की तात्कालिक दिशा बताता है। तो कुछ ही मिनटों में हम एक साधारण रेखा के ढलान से एक ग्रह के रास्ते तक पहुंच गए। मतलब हम सरल औजारों से शुरू करके जटिल वास्तविक दुनिया की घटनाओं का वर्णन करने तक पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल सही अवलोकन है। तो अगर मैं इसे समेटूं, वीक 3 और 4 के ये नोट्स एक शक्तिशाली यात्रा की रूपरेखा है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ स्पेस के मूल व्याकरण से शुरू करते हैं, मतलब नींव डालते हैं। फिर हम त्रिकोणमिति के साथ साइकिल्स और वेव्स की भाषा सीखते हैं जो उस बिल्डिंग का ढांचा है, और अंत में हम इसे सर्कल्स और कोनिक सेक्शन पर लागू करते हैं जो ब्रह्मांड के सुंदर और मौलिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हैं। ये डॉट्स और लाइन से लेकर ऑर्बिट्स और वेव्स तक का एक पूरा रोड मैप है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आप ग्रहों की कक्षाओं को बिना कोऑर्डिनेट्स और त्रिकोणमिति की भाषा के मॉडल ही नहीं कर सकते। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का वर्णन करने के लिए आपको न केवल इलिप्स के समीकरण की जरूरत होती है, बल्कि आपको ये भी गणना करने की जरूरत होती है कि ग्रह समय के साथ अपनी कक्षा में कहाँ है, जिसके लिए त्रिकोणमिति की जरूरत होती है। ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही कहानी के चैप्टर्स हैं। तो यह सिर्फ गणित के अलग अलग अध्याय नहीं है जिन्हें याद करना है, ये एक एकीकृत कहानी है कि कैसे हम वास्तविकता को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं। हाँ, प्रत्येक अवधारणा अगली अवधारणा के लिए एक सीढ़ी है जो हमें सरल रेखाओं और कोणों से ब्रह्मांड के जटिल नृत्य को समझने की अनुमति देती है। यह गणित को एक जीवित, विकसित होने वाली भाषा की तरह महसूस कराता है। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये नोट्स बताते हैं कि ये गणितीय उपकरण क्या है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या दूरी सूत्र या साइन वेव जैसी अवधारणाएं ऐसी चीजें हैं जिनका हमने ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए आविष्कार किया है, या वे ब्रह्मांड के मौलिक गुण हैं जिन्हें हमने केवल खोजा है? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। या गणित एक भाषा है जिसे हमने प्रकृति को समझने के लिए बनाया है, या ये वास्तविकता का ताना बाना ही है और हम केवल इसके नियमों को उजागर कर रहे हैं? क्या एक एलिप्स केवल एक गणितीय वस्तु है, या ये गुरुत्वाकर्षण के नियम का एक अनिवार्य परिणाम है जो भौतिक वास्तविकता में मौजूद है, चाहे हम उसे मापें या नहीं? ये सोचने वाली बात है।